बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना सब पढ़ा था साल दोम का पहला सब मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। बच्चों आज हम पढ़ेंगे इसके इक़्तिबास की तशरीह का तरीक़ाकार कि इसके इक़्तिबास की तशरीह जो है वो हमें किस तरह से करनी है ताकि हम इम्तिहानात में जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं हासिल कर सकें। इक़्तिबास की तशरीह का तरीक़ाकार, सबसे पहले हम जो चीज़ लिखेंगे वो है हवाला मतन। हवाला मतन के बच्चों 2 नंबर होते हैं, एक नंबर सबक का उन्वान और एक मुसन्निफ़ का नाम। ठीक है, 2 नंबर के ये होते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे जो है वो इस जगह पर ये गलती कर जाते हैं कि सबक का नाम तहरीर करते हैं, जबकि सबक का उन्वान होता है, नाम नहीं होता। मुसन्निफ़ का नाम होगा और इसमें भी बच्चे अक्सर लिखने में ये गलती कर देते हैं कि मुसन्निफ़ की बजाय शायर लिख दिया जाता है। ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपने सबक का उन्वान लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर करना है, जिसके आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद बच्चों माखज़ और सिन्फ़ अदब। अगर आपको अच्छे से याद है तो तहरीर में ख़ूबसूरती के लिए हम माखज़ और सिन्फ़ अदब जो है वो ज़रूर लिखते हैं। अगर आपको इसका कंफर्म नहीं है, अच्छे से याद नहीं है, तो इसको आप मत लिखें। इसके बाद सियाक़ व सबाक़ लिखा जाता है जो कि 3 नंबर का होगा। यानी हमें पैराग्राफ को, जो मतन हमारे पास आया है, इक़्तिबास हमारे पास है, उस पैराग्राफ को हमने उससे पहले और उसके बाद वाले हिस्से से रिलेट करना होता है, उसके साथ मुंसलिक करना होता है। इसलिए इसका सियाक़ व सबाक़ जो है वो लिखा जाता है। इसके बाद 10 नंबर की तशरीह होती है, तो तशरीह करनी होती है। 10 नंबर हमें इस सूरत में मिलेंगे जबकि इसकी तशरीह जो है वो, अगर पैराग्राफ हमारे पास 5 लाइनों का है तो हम कम से कम उसकी तशरीह जो है वो 20 लाइनों में कर सकें। बच्चों सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि सियाक़ व सबाक़ जो है उसको लिखने का तरीक़ाकार क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सियाक़ व सबाक़ जो है ये 2 किस्म का होता है, एक मिसाली और दूसरा इजमाली। मिसाली सियाक़ व सबाक़, मिसाली सियाक़ व सबाक़ होता है कि अगर किसी कहानी में, सबक में जो है वो कहानी का उन्सर पाया जाए तो उसके लिए मिसाली सियाक़ व सबाक़ बेहतरीन होता है, क्योंकि कहानी को आप जो है वो इस इक़्तिबास से जो है वो मुंसलिक करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि कहानी से पहले उसमें मुसन्निफ़ ने क्या बताया था और कहानी के बाद क्या बताया जा रहा है। यानी महल्ले वक़ू के एतबार से लिखने को जो है वो मिसाली सियाक़ व सबाक़ कहते हैं। जैसा कि आपके सबक है, ओवरकोट है, चिराग की लौ है, इसमें कहानी का उन्सर पाया जा रहा है, तो इसके लिए मिसाली सियाक़ व सबाक़ जो है वो बेहतरीन है। दूसरी किस्म है इजमाली सियाक़ व सबाक़। इजमाली का मतलब है यानी ऐसा इक़्तिबास जिसमें कहानी का उन्सर मौजूद ना हो, और उसके लिए इजमाली सियाक़ व सबाक़ बेहतर होता है। इजमाली यानी हमने पूरे सबक के ख़ुलासे को जो है वो मुख्तसरन करके उसमें से लिखना होता है। जैसा कि आपके असबाक़ हैं सर सैयद के अखलाक़ व आदात, अपनी मददाब, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये सब के सब जो हैं इनमें कहानी का उन्सर मौजूद नहीं है, तो इनके लिए इजमाली सियाक़ व सबाक़ बेहतरीन होगा। शुरू करते हैं बच्चों इसके पैराग्राफ की तशरीह इक़्तिबास की। ये पैराग्राफ नंबर 2 है, इनका एक और कारनामा, उसके बाद डैश और फिर आखिरी चंद हरूफ। जी हाँ, जहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, शुरू के 3-4 हर्फ और आखिरी 3-4 हर्फ जो हैं वो हम लिखेंगे और उसके बाद हवाला मतन तहरीर करेंगे। मुसन्निफ़ का नाम आ जाएगा मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। सबक का उन्वान मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। माखज़ है मकालात शिबली। सिन्फ़ अदब है तारीख़ निगारी।
تو اس طرح سے ہم اس کا حوالہ متن جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ سیاق و سباق مثالی اور اجمالی دو طرح سے ہوگا، اور سیاق و سباق لکھنے کے لیے کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 12 سطور جو ہے اس پر ہم سیاق و سباق تحریر کریں گے۔ سیاق و سباق کو 3 پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھا جائے گا۔ سب سے پہلا پیراگراف کہ اقتباس سے قبل جو ہے وہ کیا ہوا ہے وہ بتایا جائے گا۔ اس کے بعد اقتباس کے بعد کیا چیز رونما ہوئی ہے، کیا واقعہ پیش آیا ہے، کس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ بتائیں گے، اور آخری پیراگراف جو ہے وہ مرکزی خیال ہوگا، مرکزی خیال سے متعلق لکھیں گے۔ اور زیر تشریح اقتباس کا محل وقوع لکھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے یہ سبق کے شروع سے لیا گیا ہے، درمیان سے لیا گیا ہے، یا یہ سبق کے آخر سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے اقتباس کی تشریح۔ بچوں، تشریح کے لیے کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 صفحات کا مواد ہمارے پاس موجود ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ سبق کی بجائے اقتباس کی تشریح پر توجہ دی جاتی ہے۔ سب کی خلاصہ اور تشریحی اقتباس میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم تشریح جو ہے وہ کس طرح سے 2 یا 2 سے زیادہ صفحات پر تحریر کر سکتے ہیں۔ بچوں، اگر ہم جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کی ہر ایک لائن کی تشریح کریں گے تو وہ تشریح جو ہے وہ ایک صفحے پر ہی تقریباً مکمل ہو جائے گی، یا ایک صفحے سے کم پر ہی، کیونکہ اگر ہم ایک لائن کی تشریح 2 یا 3 لائنوں میں کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس پیراگراف جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گا اور پھر ہمارے پاس لکھنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ پیراگراف میں ایک بات جو سب سے اہم ہوتی ہے جب ہم اقتباس کی تشریح کرتے ہیں کہ جو بھی پیراگراف مصنف لکھتا ہے اس کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ آپ کو پیراگراف کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں گے تو آپ کو اس کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ ڈھونڈ سکیں گے۔ آپ جب اس کا مرکزی نقطہ ڈھونڈ لیں گے تو آپ کے لیے لکھنا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ جب آپ مرکزی نقطہ جان لیتے ہیں تو اس پر ایک پورا مضمون جو ہے وہ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اس پیراگراف میں جو کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ان کا ایک اور کارنامہ جو ہے وہ نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیروں میں دے دیے گئے تھے، عمر بن عبدالعزیز تختہ خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور زمینیں جو تھیں ان کے صحیح حقداروں کو واپس لوٹا دیں۔ تو ان کا سب سے جو عظیم کارنامہ تھا وہ کیا تھا؟ جاگیروں کی واپسی۔ تو اس پیراگراف کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جاگیروں کی واپسی ہے، جو کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی جو ہے خلاف دشمن بنانے کو ترجیح دی اور ان کی جاگیریں جو تھیں ان کے صحیح حقداروں کو لوٹا دیں۔ بچوں، اب ہمارے پاس اس کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، تو ہم اس پر ایک پورا مضمون جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے پہلے کے دور میں جو تھی جاگیریں لوگوں کو دی گئیں، اپنے خاندان میں تقسیم کی گئیں لوگوں سے چھین کے، اور جب عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت آیا تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ جاگیریں جو تھیں وہ اپنے خاندان سے لے کر ان کے صحیح حقداروں تک کس طرح واپس لوٹائیں۔ خلاصے کے اہم نکات جو ہے اس کو نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ اور بچوں، جب ہم تشریح لکھتے ہیں تو صرف اقتباس پر ہی توجہ دی جائے، نہ کہ پورے سبق کا خلاصہ اس میں تحریر کر دیا جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ پورے سبق کے خلاصے کی بجائے اقتباس کی تشریح پر ہی زور دیا جاتا ہے۔ جتنا پیراگراف آیا ہے ہم نے اسی کے متعلق جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ سب کی خلاصہ اور تشریحی اقتباس میں
फ़र्क ये होता है कि सबक के ख़ुलासे में हमें पूरे सबक का अहाता करना होता है कि पूरे सबक में क्या चीज़ जो है वो बताई गई है, जबकि इसका जो है तशरीह करते वक्त सिर्फ़ उसी पैराग्राफ को मद्देनज़र रखा जाता है और उसी पैराग्राफ की जो है वो तशरीह की जाती है। ख़ुलासा के अहम नकात को नुमायाँ करना। जी हाँ, जब हम 2 या 3 पैराग्राफ पर तशरीह करेंगे तो हमें उस तशरीह के जो अहम नकात होते हैं उसको नुमायाँ करके लिखना होता है। हर सफ़े पर 2 या 3 पैराग्राफ लिखें, कम से कम 2 पैराग्राफ, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखेंगे तो 3 पैराग्राफ होंगे। इससे ज़्यादा जो है वो नहीं लिखा जाएगा। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो खूबसूरत भी नहीं लगेगा, और अगर कम लिखेंगे यानी 2 पैराग्राफ से कम होगा तो वो भी पेज जो हैं वो खाली नज़र आते हैं। लिहाजा इस बात का भी ख्याल रखना है कि हर सफ़े पर जो है वो 2 या 3 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। इक़्तिबास की तशरीह में अशार का हवाला नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों अक्सर तलबा जो है वो इस बात की गलती कर जाते हैं कि अशार जो होता है वो उस पैराग्राफ से मुंसलिक नहीं होता या उससे रिलेट नहीं होता। किसी ऐसे अशार का हवाला देने की बजाय जो कि उससे किसी तौर भी मुताबिकत ना रखता हो, ये जो है ये गलत बात होगी। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि आप बजाय इसके कि आप किसी गलत शेर का हवाला दे दें, आप अशार लिखने से गुरेज़ करें। हाँ, इसकी तशरीह के दौरान कोई भी एक हदीस या किसी का कौल या अगर किसी आयत का तर्जुमा है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप अशार का हवाला दें। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सब जो हमने आपको बताया कि हमने इक़्तिबास जो है उसकी तशरीह किस तरह से करनी है, कितने हिस्सों में करनी है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हवाला मतन तहरीर करना होता है, जिसको में आ जाती हैं 2 चीज़ें जिनके नंबर दिए जाते हैं। सबसे पहले सबक का उन्वान आएगा, फिर मुसन्निफ़ का नाम आएगा, माख़ज़ और सिन्फ़ अदब उस सूरत में लिखेंगे जब आपको कंफर्म हो, अच्छे से याद हो, क्योंकि ये सिर्फ़ इबारत में ख़ूबसूरती के लिए लिखा जाता है, इसके नंबर नहीं होते। उसके बाद हम इसका सियाक़-व-सबाक़ लिखते हैं। सियाक़-व-सबाक़ 2 तरह का होता है, मिसाली और इजमाली। सियाक़-व-सबाक़ लिखने के लिए कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 जो है वो सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। सियाक़-व-सबाक़ को भी हम 3 पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे, और सबसे पहले इक़्तिबास से पहले का पैराग्राफ, इक़्तिबास के बाद से रिलेट करना, मरकज़ी ख़याल, और ज़ेर तशरीह जो इक़्तिबास आया है उसका महल वक़ूअ कि ये पैराग्राफ सबक के किस हिस्से से लिया गया है। इसके बाद इक़्तिबास की तशरीह आएगी जो कि 10 नंबर की है, और तशरीह के लिए कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़ात का मवाद हमारे पास होना ज़रूरी है। सबक की बजाय इक़्तिबास की तशरीह पर ज़ोर दिया जाए। सबक का ख़ुलासा पूरा नहीं लिखना है, बल्कि उस पैराग्राफ में मौजूद वो मरकज़ी नुक्ता ढूंढना है जो कि मुसन्निफ़ हमें बता रहा है। मरकज़ी नुक्ता ढूंढ के आपने उसी के मुतल्लिक़ उस पैराग्राफ की जो है वो तशरीह लिखनी है। सब की ख़ुलासे और तशरीह इक़्तिबास में फ़र्क जो है उसको मद्देनज़र रखना है। ख़ुलासे के अहम नकात जो होते हैं उनको नुमायाँ करना होता है। हर सफ़े पर 2 या 3 पैराग्राफ लिखेंगे, इससे ज़्यादा पैराग्राफ एक सफ़े पर नहीं लिखेंगे। इक़्तिबास की तशरीह में अशार का हवाला देने से थोड़ा गुरेज़ करें। अगर आपको बहुत अच्छे से और इससे मुंसलिक या इससे मुताबिकत रखते हुए अशार याद हैं तो ज़रूर लिखें, वरना कोई कौल, किसी का हदीस का तर्जुमा या किसी आयत का तर्जुमा आप लिख सकते हैं, लेकिन अशार जो है वो लिखने से थोड़ा गुरेज़ करें। जी बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो तो ज़रूर पूछिएगा। जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए सबक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम।